विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो आपका क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासों में चित्रित कण्व समय के षट ऋतु वर्णन पर प्रकाश डालिए। ये क्वेश्चन आपका PYQ में पूछा गया है। ठीक है, आपके जितने भी क्वेश्चन के जो मैं सीरीज़ स्टार्ट की है मैंने, ये सारे क्वेश्चंस आपके PYQ में पूछे गए हैं। उसी का सोल्यूशन मैं आपको यूनिट वाइज दे रही हूँ। इट मीन्स यूनिट के चैप्टर वाइज दे रही हूँ। तो ये भी आपका चैप्टर 2 चल रहा है। ठीक है, चैप्टर 2 चैप्टर 1 से आपके जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सबके। चलिए, इसमें है आपका पृथ्वीराज रासों में कण्व प्रसंग के अंतर्गत कवि ने भारतीय प्रकृति और जीवन के अनुरूप षट ऋतु वर्णन अत्यंत प्रभावशाली ढंग से किया है। यह वर्णन केवल प्रकृति चित्रण नहीं बल्कि तत्कालीन समाज, प्रेम, युद्ध, उत्सव और मानवीय भावनाओं का भी दर्पण है। कवि ने प्रत्येक ऋतु के रंग, गंध, वातावरण और मानव जीवन पर उसके प्रभाव को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, ये आप इसकी भूमिका हो जाएगी। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि कण्व प्रसंग में षट ऋतु वर्णन। भारतीय परंपरा के अनुसार हमें पता है कि 6 ऋतुएं मानी जाती है: वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर। ठीक है, ये 6 ऋतु हमारे मानी जाती है भारतीय परंपरा के अनुसार। कवि चंद्रबरदाई ने इन्हीं सभी ऋतुओं को क्रमिक और सौंदर्यपूर्ण चित्रण किया है। इसमें हमें इसी सारे जो ऋतु होते हैं ना, उसी का आपको पहले भूमिका में लिखना है। ठीक है, कि प्रकृति के बारे में बताया गया है, प्रकृति चित्रण किया गया है। ठीक है, और उसी के बारे में हमें बताना है, सबको डिफाइन करना है कि वसंत को ऋतुराज कहा गया है। ठीक है, वसंत ऋतु को हम वर्णन करेंगे तो वसंत को ऋतुराज कहा गया, इसे आप बना के भी लिख सकते हैं। कण्व प्रसंग में वसंत के आगमन से प्रकृति जो होती है उल्लास में ही हो जाती है। ठीक है, मतलब खुशी से भर जाती है। वृक्षों में नव पल्लव आते हैं। ठीक है, वृक्षों में नव पल्लव आते हैं। आम्र मंजरी की सुगंध फैलती है और कोयल का हमें मधुर कलरव वातावरण का प्रेम में बना देता है। वन उपवन पुष्पों से भर जाते हैं। भ्रमों की गुंजार और कोयल की कूक प्रेम भावना को जागृत करती है। नायक नायिका के सहयोग की भावभूमि तैयार होती है। कवि ने वसंत को श्रृंगार और आनंद की ऋतु के रूप में चित्रित किया है। इसमें सेम अगर आप सिंपल भाषा में समझना चाहें तो आपको वसंत ऋतु को एक्सप्लेन कर देना है कि वसंत ऋतु आता है तो क्या क्या होता है। प्रकृति उल्लास में हो जाती है, मतलब खुशनुमा मौसम हो जाता है, हमें वातावरण प्रेम में बन जाता है, वन उपवन पुष्प से भर जाते हैं। ठीक है, इसमें भव्य जो होते हैं उनकी गुंजार, कोयल की कूक, ये सब हमें देखने को मिल जाती है। उसके बाद ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया गया है कि ग्रीष्म में हमें पता है कि सूरज कितना तेज चमकता है, गर्मी का प्रभाव दिखाई देता है, धरती तपने लगती है, जलाशय सूखने लगते हैं, लोग शीतल स्थानों की मतलब ठंडे स्थानों की खोज करते हैं, चंदन, पंखा और शीतल पेयों का महत्व बढ़ जाता है। हमें पता है गर्मी में हम क्या क्या करते हैं, ठंडी ठंडी चीज़ें पीते हैं, तो वही सब इसमें आपको लिखना है। कवि ने ग्रीष्म की दाहकता के साथ साथ राजसी विलास का भी वर्णन किया है। उसके बाद वर्षा ऋतु वर्णन। हमने वर्षा ऋतु, अच्छा ये वसंत ऋतु है, सॉरी। वर्षा ऋतु वर्णन। वर्षा का चित्रण अत्यंत सजीव और मनोहारी है। घनघोर हमें मेघ आकाश में, मतलब कि बादल आकाश में हमें छा जाते हैं, बिजली चमकती है, मेघ गरजने लगते हैं, मोर नृत्य करते हैं, खेत खलिहान जो होते हैं हमारे हरियाली से भर जाते हैं। ठीक है, वर्षा ऋतु आपकी विरही जनों के लिए पीड़ादायक तथा प्रेमियों के लिए आनंददायक दिखाई देते हैं। कवि ने प्रकृति की गतिशीलता को अत्यंत प्रभावपूर्ण बनाए रखी। बारिश की कईयों के लिए अच्छी होती है, लेकिन किसान वगैरह के लिए होती है। अगर ज़्यादा बारिश हो जाती है तो उनकी खेती ख़राब हो जाती है, लेकिन अगर बारिश नहीं होती है तो भी उनकी खेती ख़राब हो जाती है। ठीक है, तो बारिश का अपना अपना अलग अलग इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, तो आपको इन्हीं सबको एक्सप्लेन करना है। वसंत ऋतु को, फिर ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु। ठीक है, शरद में वर्षा के बाद आकाश होता है निर्मल हो जाता है, साफ हो जाता है, चंद्रमा की शीतल चांदनी हमारे मन को मोह लेती है, कमल खिल उठते हैं, जल हमें स्वच्छ और शांत दिखाई देता है। कवि ने शरद को सौंदर्य, शांति और पवित्रता की ऋतु बताया है। उसके बाद हम हेमंत ऋतु वर्णन देखेंगे कि हेमंत में हल्की ठंड आरंभ हो जाती है। प्रातःकाल जो हम देखेंगे कि ओस पड़ती है, लोग ऊनी वस्त्र धारण करते हैं, अग्नि सुख और गर्म भोजन का महत्व बढ़ जाता है। इस ऋतु में हमें क्या है, घरेलू सुख और आराम का वातावरण दिखाई देता है। ठीक है, वैसे तो आप इसको अपनी लैंग्वेज में बना के लिख सकते हो। वैसे मैंने भी जो लैंग्वेज को हैंड रिटन नोट्स है कोशिश की है कि आपको इजी लैंग्वेज में ही दी जाए। ठीक है, उसके बाद देखिए शिशिर ऋतु वर्णन की। शिशिर सबसे अधिक शीत वाली ऋतु है। ठंडी हवाएं चलती है, जन जीवन जो होता है आपका ठंड से प्रभावित होता है, लोग अग्नि तापते हैं। ठीक है, आग जलाते हैं,
वृक्षों में नीरसता दिखाई देती है। कवि ने शीशे की कठोरता और उत्पन्न मानवीय प्रतिक्रियाओं का यथार्थ मतलब जैसा है ज्यों का त्यों चित्रण किया है। और षट ऋतु वर्णन की विशेषताएं क्या है कि आपको प्रकृति का सजीव चित्रण देखने को मिल जाता है। श्रृंगार रस की प्रधानता आपको मिल जाती है कि कवि ने प्रकृति को मानवीय संवेदनाओं से जोड़कर प्रस्तुत किया है। देखिए इनमें जो भी कुछ है आपको हम किसी किसी जैसे कि यहाँ पे ऋतु के बारे में बताया गया, तो खाली ऋतुओं के बारे में मतलब कि आपके इंसानों की जो चीज़ें हैं जीवन में चल रहा होता है उसको यहाँ इनसे जोड़ के, ठीक है, जोड़ के यहाँ पे दिखाया गया है। तो मानवीय संवेदनाओं से जोड़ कर यहाँ पे प्रस्तुत किया गया। श्रृंगार रस दिखाया गया कि संयोग और वियोग दोनों प्रकार के रस का सुंदर समावेश है। लोक जीवन का चित्रण की ऋतुओं के माध्यम से तत्कालीन समाज की जो क्या होती है वेशभूषा, खान पान और रहन सहन भी आपको बदलता हुआ देखने को मिलता है कि ठंड में आप अलग तरीके से कपड़े पहनते हैं, गर्मी में अलग तरीके से ये, ठीक है। अलंकारिकता की उपमा, रूपक और अनुप्रास आदि अलंकारों का इसमें बहुत अच्छे से प्रयोग किया गया है। भाषा में लय है, सुंदरता है, मधुरता है, जिससे वर्णन और भी ज़्यादा प्रभावशाली बन जाता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भारतीय काव्य परंपरा का जो षट ऋतु वर्णन है उत्कृष्ट मतलब बहुत ही अच्छा उदाहरण है। चंद्रबरदाई ने प्रकृति और मानव भावनाओं का एक ऐसा समन्वय प्रस्तुत किया है, ठीक है, प्रकृति और मानव भावनाओं का, जिससे यह वर्णन केवल प्राकृतिक चित्रण न रहकर भावनात्मक और कलात्मक अभिव्यक्ति भी बन जाता है। यह वर्णन तत्कालीन सांस्कृतिक जीवन, सौंदर्य बोध और काव्य कौशल का हमें महत्वपूर्ण प्रमाण देखने को मिल जाता है। इसी के साथ आपकी ये वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको इसी तरीके की PYQ चाहिए यूनिट वाइज तो प्लीज़ write in the comment box, and if you like the video please like, share and subscribe. Thank you.